बायोलॉजी यूनिट 3 नई यूनिट चालू होने जा रही है। और इससे पहले जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का चैप्टर हो चुका है, और वो वाली यूनिट ये जब यूनिट तीसरी वाली ख़त्म कर देंगे तो इसके बाद उस वाली यूनिट फिर से जाएंगे और उसे ख़त्म किया जाएगा। इस वाली यूनिट में पढ़ने हमें 3 चैप्टर, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमॉलिक्यूल और सेल साइकिल सेल डिवीजन। इस वीडियो में या फिर अब आने वाली जो सीरीज़ होंगी वीडियो की, उस वीडियो में हम लोग द यूनिट ऑफ लाइफ की बात करेंगे। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चलते हैं क्या है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के इंट्रोडक्शन हम लोगों को एक साइंटिस्ट सर मिलते हैं, उनका नाम है जी.एन. रामचंद्रन। जी.एन. रामचंद्रन सर के बारे में, जी.एन. रामचंद्रन जी क्या हैं? एक आउटस्टैंडिंग फिगर इन द फील्ड ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। प्रोटीन स्ट्रक्चर के क्षेत्र में एक आउटस्टैंडिंग फिगर रहे हैं, यानी कि काफ़ी महान रहे हैं प्रोटीन स्ट्रक्चर की फील्ड में। फील्ड का नाम है प्रोटीन स्ट्रक्चर। वाज फाउंडर ऑफ द मद्रास स्कूल ऑफ कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर्स। जो मद्रास स्कूल ऑफ कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर्स है, उसके फाउंडर रहे हैं, उसके संस्थापक रहे हैं। उनकी हिज डिस्कवरी ऑफ द ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन। इनकी जो डिस्कवरी है या फिर इनकी जो डिस्कवरी रही है, इनकी डिस्कवरी का नाम है ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन। ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन पब्लिश इन नेचर। नेचर नाम की जो है कि नेचर नाम की जो नेचर नाम का वो होता है ना एक, जैसे कि मैगज़ीन जो पब्लिश, उसी मैगज़ीन में ये पब्लिश हुई थी। काफ़ी फेमस मैगज़ीन है, उसमें इनकी जो डिस्कवरी थी वो पब्लिश हुई थी नेचर में। और कब की बात है? ये 1954 की बात है। हिज एनालिसिस ऑफ द अलाउड कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन थ्रू ही यूज द रामचंद्रन प्लॉट। रामचंद्रन प्लॉट के उपयोग से इन्होंने प्रोटीन के कन्फर्मेशनल की एनालिसिस की, यानी कि रामचंद्रन प्लॉट का यूज़ करते हुए प्रोटीन के कन्फर्मेशन की डिस्कवरी की। कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन के कन्फर्मेशन की इन्होंने डिस्कवरी की। हिज एनालिसिस ऑफ अलाउड कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन की डिस्कवरी की थ्रू द यूज़ ऑफ रामचंद्रन प्लॉट। किसका इस्तेमाल करके इन्होंने डिस्कवरी को अंजाम दिया? उसका नाम है रामचंद्रन प्लॉट। रामचंद्रन प्लॉट का इस्तेमाल करके इन्होंने डिस्कवरी को आगे पहुंचा हुआ, और ये चीज़ उन्हें रैंक अमंग द मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन स्ट्रक्चरल बायोलॉजी। जो स्ट्रक्चरल बायोलॉजी होती है उसमें काफ़ी बड़े कंट्रीब्यूशन के रूप में इस रिसर्च को देखा जाने लगा। क्या रिसर्च थी? रिसर्च थी कि कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन का पता लगाना, कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन के बारे में जानकारी देना, और यूज किए तो उन्होंने रामचंद्रन प्लॉट को। और ये जो कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन का जो पता लगाया, और यही डिस्कवरी इन्हें एमंग मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द स्ट्रक्चरल बायोलॉजी। जो स्ट्रक्चरल बायोलॉजी होती है उनमें इन्हें काफ़ी आगे ला के खड़ा कर दिया, फिर काफ़ी महान साइंटिस्ट बना दिया। ही वॉज बॉर्न इन अक्टूबर 8 यानी कि 8 अक्टूबर 1922 1922 स्मॉल टाउन नॉट फार फ्रॉम कोचीन। मतलब कि कोचीन जो है, कोचीन की स्मॉल टाउन में इनका जन्म हुआ ऑन द साउदर्न वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। जो वेस्ट कोस्ट है इंडिया का, जो जैसे कि समुद्री जो किनारा है उसका जो वेस्ट कोस्ट है, वहाँ से कोचीन की एक स्मॉल टाउन में इनका जन्म होता है। इनके पिता रहते हैं प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिशियन, यानी कि इनके पिता मैथमेटिशियन में प्रोफेसर रहते हैं एट ए लोकल कॉलेज। उसके पास के कॉलेज में इनके पिता मैथमेटिशियन के प्रोफेसर रहे हैं, और इनका इन्फ्लुएंस भी रहा है, जिसे लेकर इनका रामचंद्रन सर का, जी.एन. रामचंद्रन पूरा नाम, रामचंद्रन सर का इन्फ्लुएंस जो है कि मैथमेटिक्स को लेकर रहा है। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्कूल, अपने स्कूल को कंप्लीट करने के बाद रामचंद्रन 1942 में टॉप रैंकिंग स्टूडेंट में बीएससी ऑनर फिजिक्स में। स्टूडेंट किसके थे? बीएससी ऑनर किए थे, वो भी फिजिक्स से। बीएससी ऑनर फिजिक्स से इन्होंने बीएससी की थी। बीएससी इनकी थी फिजिक्स ऑनर से, बीएससी इन फिजिक्स ऑनर से। वो भी टॉप रैंकिंग के स्टूडेंट रहे, यानी कि पढ़ने में अच्छे थे। ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, ये किस यूनिवर्सिटी में टॉप कर रहे हैं? ये यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। ही रिसीव्ड पीएचडी, इन्होंने अपनी जो पीएचडी डिग्री रिसीव करते हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी 1949 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अपनी पीएचडी की डिग्री लेते हैं। जब ये कैम्ब्रिज में रहते हैं, वाइल एट कैम्ब्रिज, जब ये कैम्ब्रिज में रहते हैं,
रामचंद्रन मिलते हैं लिनियस पॉलिंग से। लिनियस पॉलिंग नामक साइंटिस्ट से मिलते हैं। और यह उस समय जो है कि लिनियस पॉलिंग से मिलते हैं, और उस समय जो है कि ये लिनियस पॉलिंग का जो अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर वाला जो मैटर था, इनकी इस डिस्कवरी से काफ़ी वो प्रभावित हुए हैं। अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट के जो मॉडल उस समय लिनियस पॉलिंग सर दिए थे, इससे काफ़ी प्रभावित हुए हैं। और इससे यही प्रभाव इन्हें आगे ले जाकर जो है कि अटेंशन टू द सॉल्विंग द स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन की स्ट्रक्चर को सॉल्व करने में इन्हें हेल्प करता है। हाँ, और हेल्प कैसे हुई है? हेल्प लिनियस पॉलिंग जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जी.एन. रामचंद्रन सर थे, तो उसी समय जो है कि इनकी मुलाकात होती है लिनियस पॉलिंग नामक साइंटिस्ट से, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ही थे। और उस समय उनकी जो कि लिनियस पॉलिंग की जो डिस्कवरी हुई थी, वो अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट पे हुई थी। उससे काफ़ी प्रभावित होने के बाद भी ये अपने काम जैसे कि कोलेजन के स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन को सॉल्व कर पाते हैं। और ये डेथ होते हैं, ये पास अवे एट द 78 एज में, 78 साल की उम्र में, अप्रैल 7 2001 में इनकी डेथ हो जाती है। जी.एन. रामचंद्रन जन्म 1922 और डेथ ऑफ मृत्यु है 78 ईयर में, और 7 अप्रैल 2001 में इनकी डेथ होती है। अब आते हैं, ये तो रहा हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम आएंगे अपने एक्चुअल चैप्टर पे। हम लोगों का एक्चुअल चैप्टर है चैप्टर नंबर 8, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। चैप्टर नंबर 8, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में हम लोगों को टोटल 5 टॉपिक पे बात होगी। पहला है सेल क्या है, दूसरा है सेल थियरी पे बात होगी, ओवरऑल सेल की ओवरऑल व्यू देखेंगे, फिर प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल पे बात करते हुए चैप्टर होगा ख़त्म। तो हम चलते हैं। व्हेन यू लुक अराउंड यू सी बोथ लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ें दोनों हम लोगों को दिखाई देती हैं, एंड नॉन लिविंग, ठीक है, लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों चीज़ दिखाई देती है। व्हेन यू लुक अराउंड यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, कह रहा है कि जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हम लोगों को लिविंग चीज़ भी दिखाई देती है, नॉन लिविंग चीज़ भी दिखाई देती है। यू मस्ट वंडर्ड, आपको आश्चर्य होगा, एंड आस्क योर सेल्फ, खुद से पूछेंगे व्हाट इज इट, वह क्या चीज़ है, दैट मेक्स द ऑर्गेनिज्म लिविंग, जो ऑर्गेनिज्म को जीवित बनाए रख रही है। ऑर्गेनिज्म को जीवित बनाए रखने के लिए वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो ऑर्गेनिज्म को जीवित बनाए रख रही है। और व्हाट इज़ दैट एन इनएनिमेट थिंग्स डज नॉट हैव विच ए लिविंग थिंग्स हैज, और जो है कि नॉन लिविंग थिंग्स हैं उसमें ऐसी किस चीज़ की कमी है जो कि लिविंग थिंग्स में पाई जा रही है। ओवरऑल वो पूछ रहा है कि लिविंग थिंग्स लिविंग क्यों हैं और नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो नॉन लिविंग क्यों हैं, यही बात हो रही है। नो आंसर ये आता है कि टू दिस इज द प्रेजेंस ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, द सेल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल जो है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। द सेल इज इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल पाई जा रही है, ठीक है। इसकी प्रेजेंस अगर है, जिसमें अगर द प्रेजेंस ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है, सबसे बेसिक यूनिट ऑफ जो लाइफ होती है वो होती है सेल। अगर इसकी प्रेजेंस है, अगर किसी चीज़ में सेल की प्रेजेंस है जो कि बेसिक यूनिट होती है लाइफ की, किसी भी लाइफ की, कोई अगर जीवित है, किसी में जीवन है, तो उसकी जो सबसे बेसिक यूनिट होगी वो होगी सेल। अगर सेल है तो वो चीज़ जीवित है, अगर सेल नहीं है तो चीज़ जीवित नहीं है। यानी कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है सेल। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल से ही कंपोज्ड होते हैं। सम आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल, कुछ होते हैं जो जिसमें एक सिंगल सेल होती है, उन्हें कहते हैं यूनिसेलर, आर कॉल्ड यूनिसेलर, उन्हें कहते हैं यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म। वाइल अदर लाइक कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल, जब ज़्यादातर होते हैं या फिर कुछ होते हैं जो ढेर सारी सेल से कंपोज्ड होते हैं या फिर ढेर सारी सेल से मिलकर बने होते हैं, उन्हें कहते हैं मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म। हमने दो तरह के यहाँ पे इस वाले पैराग्राफ में आते हुए दो चीज़ों को देखा कि जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है वो सेल है, जिसके पास ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होगी
वो जीवित होगा, लिविंग होगा, और जिसमें ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ नहीं होगी वो नॉन लिविंग होगा। फिर उसके बाद आता है सभी ऑर्गेनिज्म, जितने भी जीव हैं सभी ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं। हो सकता है वो सिंगल सेल से मिलकर बने हों, सिंगल सेल से ऐसे ऑर्गेनिज्म को जो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं उन्हें कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होंगे जो कि एक सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं। यूनिसेलुलर की बात करें तो ये एक है, एक ये पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म शो कर देगा। ओ मैं बना रहा हूँ ये ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना दीजिए, ऐसा ये अमीबा हो, अमीबा है ना, अमीबा कोई भी शेप लेती है, अमीबा हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम, ये सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि एक सेल ही सभी काम करती है। और ऑर्गेनिज्म जिसमें जिनकी बॉडी कंपोज होती है या फिर बनी होती है ढेर सारी सेल से, ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। व्हाट इज ए सेल? सेल क्या है? सेल क्या है? व्हाट इज ए सेल? सेल है क्या? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, पूछ रहा है इसमें सेल क्या है, बात होगी। जो यूनिसेलुलर, यूनि माने एक, सेलुलर माने सेल, एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीव जिनमें एक ही सेल है, एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म कैपेबल होते हैं, यानी कि इतने कैपेबल होते हैं कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस यानी कि अकेले रह सकते हैं। एक जो सेल है, जो एक सिंगल सेल है, वो अकेले रहने का गुदा रखती है, यानी कि अकेले सेल्फ इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। एंड दूसरा काम क्या है? वो परफॉर्मिंग द इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, जो लाइफ को लेकर जितने भी ज़रूरी फंक्शन होते हैं उन सभी फंक्शन को करने में भी ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सक्षम है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दो काम कर रहे हैं। पहला तो इनके पास है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, किसी पे डिपेंड नहीं रहते हैं। दूसरी बात है कि ये लाइफ में जितने भी इसेंशियल फंक्शन होते हैं, लाइफ के जितने भी इसेंशियल फंक्शन होते हैं उसे करने में सक्षम है। एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल, एनीथिंग डज नॉट इंश्योर द इंडिपेंडेंट लिविंग। कोई भी ऐसी चीज़ जो कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल को न दर्शाती हो या फिर कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल नहीं हो, वो डज नॉट इंश्योर द इंडिपेंडेंट लिविंग थिंग्स, वो इंडिपेंडेंट लिविंग थिंग्स नहीं हो सकती, यानी कि उसमें ऐसी प्रॉपर्टी नहीं हो सकती कि वो इंडिपेंडेंटली सभी काम को करे या फिर इंडिपेंडेंट लिविंग हो या फिर जीवित हो, ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए हमें चाहिए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल। मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल चाहिए। अगर कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल है तो हमारी सेल जीवित है, अगर कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल नहीं है तो वो ऑर्गेनिज्म नहीं कहा जाएगा या फिर वो जीवित नहीं रहेगा, लिविंग नहीं रहेगा। है सेल इज़ द फंडामेंटल, ये सेल की डिफिनीशन आती है, सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि किसी भी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, सेल इज़ द फंडामेंटल, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सेल, उनमें सेल जो है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें सेल फंडामेंटल मतलब सबसे ज़रूरी, मूलभूत, स्ट्रक्चर को बनाने वाली, फंक्शनल यानी कि फंक्शन जितने होंगे उन सभी कामों को करने वाली यूनिट होती है, इकाई होती है। जितने भी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें सेल जो होती है उसमें फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। सेल की डिफिनीशन है, सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो है कि सेल जो है फंडामेंटल स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ये तो सेल की डिफिनीशन हो गई। उसके बाद आता है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक के बारे में। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक जो है पहले ऐसे साइंटिस्ट हुए जिन्होंने पहले देखा एंड डिस्क्राइब किया एक लिविंग सेल को पहले देखा। लिविंग सेल को सबसे पहले देखने वाले और उसे डिस्क्राइब करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। ये ले लीजिए, एक पॉइंट है याद करने वाला। फिर उसके बाद आते हैं रॉबर्ट ब्राउन नामक जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने डिस्कवरी की है न्यूक्लियस की।
2 डिस्कवरर हमें मिल गए। एक है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक जो कि लिविंग सेल की डिस्कवरी करते हैं। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन 1831 में 1831 में फिर हमने कहा एंटोनी वॉन लीवेनहॉक जो है पहले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने लिविंग सेल को देखा। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन हम कह रहे थे कि 1831 में। इसे याद रखिए, ये काम देगा। 1831 में जो रॉबर्ट ब्राउन होते हैं ये डिस्कवर करते हैं न्यूक्लियस की। सेल के अंदर एक न्यूक्लियस ऐसी संरचना, एक स्ट्रक्चर पाया जाएगा जिसे हम लोग न्यूक्लियस कहेंगे। अभी आगे बात होगी, क्या बात होगी तो देखिए भाई, ये हमारी प्लांट सेल है। प्लांट सेल में जो सेंटर में जो है कि मेम्ब्रेन बाउंडेड एक स्ट्रक्चर मिलेगा। ये मेम्ब्रेन से कवर किया हुआ स्ट्रक्चर रहेगा, इसे कहेंगे न्यूक्लियस। और इसकी डिस्कवरी 1831 में जो है कि रॉबर्ट ब्राउन नामक साइंटिस्ट करते हैं। द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन, द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन एंड द इम्प्रूवमेंट, और उसका इम्प्रूवमेंट लीडिंग टू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो कि आगे चल के जो है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी रिवील्ड ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ द सेल, जो कि स्ट्रक्चरल डिटेल जितनी सेल के बारे में जानकारी होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद जो है कि पता चल जाता है। ये जो दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, सेल थियरी क्या है? सेल थियरी 1838 में। 1838 में इसमें देखिए सेल थियरी में जो है कि 2 सन आते हैं, 2 ईयर आते हैं। एक 1838 वाला एक आता है, एक जस्ट अगला वाला 1839 में। पहले साइंटिस्ट हैं मैथियस लाइडेन जो कि जर्मन के बॉटनिस्ट हैं। ठीक है, 1838 में सेल थियरी की को लेकर जानकारी आती है। 18 लाइडेन और जो कि जर्मन के बॉटनिस्ट हैं, इनका काम था जो ज़्यादातर काम प्लांट हुआ, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट पे स्टडी करते हैं, एग्जामिन करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं। देखते हैं कि क्या देखते हैं कि जितने भी प्लांट होते हैं, दैट ऑल प्लांट आर कंपोज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल। जितने भी प्लांट होते हैं डिफरेंट अलग अलग तरह के सेल से मिलकर बने हैं, जो कि टिश्यू, आगे जाके प्लांट में यही सेल जो है कि टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि एक प्लांट में उन्होंने जो कि सबसे पहले 1838 में 1838 में स्लाइडेन जो कि जर्मन के बॉटनिस्ट थे, इन्होंने लार्ज नंबर ऑफ प्लांट को ऑब्जर्व किया और कहा कि जो प्लांट होते हैं उनमें डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स होते हैं जो कि आगे जाकर टिश्यू बनाते हैं। यानी कि प्लांट में डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स होते हैं। अबाउट द सेम टाइम, उसी टाइम लाइन के आसपास एक साइंटिस्ट है थियोडर स्वान। पहले साइंटिस्ट थे स्लाइडन, दूसरे साइंटिस्ट हैं स्वान 1839 जो जैसा कि मैंने आपसे कहा है भाई, 1839 में ये जर्मन के जूलॉजिस्ट थे। उसी जर्मनी के ये जूलॉजिस्ट थे। जो पहले की स्टूडेंट होंगे उन्हें यहाँ पता है कि क्लू है यहाँ पे, मतलब कि पहली वाली जो एनसीईआरटी थी ना, यहाँ पे ब्रिटिश लिखा रहता था, पर अब जो है कि अपडेटेड है, जो रीप्रिंटेड है उसमें जर्मनी दोनों लिख कर आ रहा है। तो जर्मनी वाला ही सही माना जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी कह रहा है कि ये जो 1839 में जर्मन जूलॉजिस्ट थे, उन्हें पहले लोग प्लांट पे स्टडी किए हैं, दूसरे वाले साइंटिस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल पे स्टडी किए हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स के सेल पे स्टडी किए हैं। और कहते हैं रिपोर्टेड दैट सेल हैड ए थिन आउटर लेयर। सेल के पास जो है कि थिन पतली सी आउटर लेयर होती है, विच इज टुडे नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन्होंने जो दूसरे साइंटिस्ट हुए हैं स्वान जर्मनी के ही स्वान जो हैं, जर्मनी के जो स्वान नामक साइंटिस्ट हुए जर्मनी, ये मैं जी से लिखा हूँ जर्मनी के जो स्वान नामक साइंटिस्ट हुए, इन्होंने एनिमल पे डिस्कवरी की और कहा कि एनिमल की जो सेल होती है, सेल उसकी पतली एक लेयर होती है, सबसे बाहर एक पतली लेयर होती है जिसे हम आज के समय में प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। टुडे जिसे हम आज के समय में कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ही आल्सो कंक्लूडेड बेस्ड ऑन स्टडी, अपनी स्टडी के आधार पर वो, जैसे कि जो दूसरे वाले साइंटिस्ट हैं इनका हाथ पहले एनिमल में चलता है, दोबारा चलता है प्लांट में। ही आल्सो कंक्लूडेड
बेस्ड ऑन हिज स्टडी, अपनी स्टडी के आधार पे ऑन प्लांट टिश्यू, जो कि प्लांट टिश्यू पे भी जो स्टडी की थी उससे भी कंक्लूड करते हैं दैट द प्रेजेंस ऑफ सेलवाल, जो एक सेलवाल होती है, सेलवाल की जो प्रेजेंस होती है इज़ द यूनिक कैरेक्टर, एक विशेष कैरेक्टर है, एक यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल का एक यूनिक कैरेक्टर है, प्लांट सेल का एक यूनिक कैरेक्टर क्या है कि उनमें सेलवाल की प्रेजेंस पाई जाएगी। सेलवाल की प्रेजेंस जो है कि प्लांट सेल का एक यूनिक कैरेक्टर हो जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ हिज ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑन द बेसिस, इन सभी चीज़ों के आधार पे जो है कि इन सभी चीज़ों के आधार पे स्वान प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट को कभी कभी पूछ लेता है। स्वान प्रपोज, किसने प्रपोज किया है? स्वान प्रपोज द हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस को प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट हैं स्वान। दैट, क्या प्रपोज करके कहते हैं? दैट चाहे बॉडीज ऑफ एनिमल्स की हो चाहे प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, वो सेल से मिलकर बनी होती हैं, प्रोडक्ट ऑफ सेल, और सेल की ही प्रोडक्ट होती हैं। स्वान ने प्रपोज किया हाइपोथेसिस को कभी कभी पूछ लेता है कि ये जो हाइपोथेसिस है इसे प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट कौन है? तो हाइपोथेसिस को प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट हो जाते हैं हमारे स्वान साहब। स्वान साहब ने हाइपोथेसिस प्रपोज करते हुए कहा कि जो एनिमल्स और प्लांट्स की जो बॉडी होती है कंपोज्ड ऑफ सेल एंड द प्रोडक्ट ऑफ सेल। ठीक है, फिर स्लाइडर एंड स्वान टुगेदर एक साथ आते हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे और देते हैं सेल थियरी को, टुगेदर सेल थियरी देते हैं। दिस थियरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल आर फॉर्म्ड, और ये इनकी जो स्लाइडर और स्वान जो है कि मिलकर जिस थियरी को देते हैं उस थियरी में एक कमी रहती है कि वो नहीं बता पाते, डिड नॉट एक्सप्लेन एज टू हाउ न्यू सेल वेयर फॉर्म्ड, नई सेल कैसे फॉर्म्ड होती है या फिर नई सेल कैसे बनी वो उसे नहीं बता पाते। जैसे कि उन्होंने कहा था कि जो सेल हैं एनिमल हो चाहे प्लांट, उनकी बॉडी सेल से मिलकर बनी होती हैं, सेल से मिलकर बनी होती हैं और एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, और सेल के ही प्रोडक्ट होते हैं। बॉडी जो है कि सेल का ही प्रोडक्ट है, उनका स्टेटमेंट यही रहा है। बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, सेल से मिलकर कंपोज्ड है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ सेल है। पर उनकी जो थियरी रही, इन दोनों लोग आके जो सेल थियरी देते हैं उस थियरी की एक कमी रही कि उन्होंने स्लाइडन और स्वान ने ये नहीं बता पाया कि ये जो है कि नई सेल कैसे बन रही है, नई सेल कैसे, और उसे एक्सप्लेन करने आते हैं रुडोल्फ विर्चो नामक साइंटिस्ट 1855 में जो है कि रुडोल्फ विर्चो नामक साइंटिस्ट आते हैं और एक्सप्लेन करते हैं कि सेल डिवाइड एंड न्यू सेल आर फॉर्म, सेल जो है कि डिवाइड करती है और नई सेल बनती है। यानी कि एक सेल है, इसमें जब डिवीज़न होता है तो इससे दो सेल बनती हैं, यानी कि ऐसे ही नंबर बढ़ता है। फिर ये डिवाइड करेगी तो इससे दो और इससे दो सेल बनेगा है। तो ऐसे ही एक सेल पहले थी उससे बन गई, अब 1 2 3 4 टोटल 4 नंबर ऑफ सेल बन गई। यानी कि द सेल डिवाइड एंड न्यू सेल आर फॉर्म्ड, सेल डिवाइड करती है और नई सेल बनती है फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो पहले से उपस्थित सेल है। यहाँ पे जो पहले से उपस्थित सेल है इसी में डिवीजन के फलस्वरूप नई सेल जो है बनती रहती हैं। पहले से उपस्थित सेल में डिवीजन के फलस्वरूप नई सेल बनती है। और उसे जिस स्टेटमेंट के थ्रू कहा था, जिस स्टेटमेंट के थ्रू कहे थे वो स्टेटमेंट था ओमनी सेलुला ई सेलुला। इस स्टेटमेंट के थ्रू इस बात को वो कहे थे कि जो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, इनमें जो है कि नई सेल बनी होती है पहले से उपस्थित सेल में डिवीज़न के फलस्वरूप। और इन्होंने ही मॉडिफाई द हाइपोथेसिस ऑफ स्लाइडन और स्वान, जो स्लाइडन और स्वान की जो हाइपोथेसिस थी उसे मॉडिफाई करने का काम किसने किया, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि स्लाइडन और स्वान की जो हाइपोथेसिस थी उसे किसने मॉडिफाई किया। उसे मॉडिफाई करने वाले साइंटिस्ट में रुडोल्फ विर्चो, एंड गिव द सेल थियरी फाइनल शेप, और सेल थियरी को फाइनल शेप देने वाले साइंटिस्ट रुडोल्फ विर्चो। सेल थियरी को फाइनल शेप देने वाले साइंटिस्ट रुडोल्फ विर्चो। सेल थियरी है क्या? अंडरस्टूड टुडे, आज के समय में जो हम सेल थियरी देखते हैं वो है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी जीवित ऑर्गेनिज्म होते हैं,
सेल के ही प्रोडक्ट होते हैं, सेल के ही प्रोडक्ट होते हैं और सेल से ही मिलकर बने होते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड द प्रोडक्ट ऑफ सेल, पहला है। और दूसरा स्टेटमेंट जिसे रुडोल्फ विर्चो ने खुद दिया है, जिसके कारण सेल थ्योरी को फाइनल शेप मिला, वो ये है कि ऑल सेल आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, पहले से उपस्थित सेल में डिवीजन से या फिर पहले से उपस्थित सेल से ही नई सेल फॉर्म होती हैं। ऑल सेल आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, आगे देखते हैं। ओवरऑल ऑफ सेल, सॉरी ओवरव्यू कह रहा है, ओवरव्यू ऑफ सेल, सेल का ओवरव्यू कह रहा है। यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व, आपने पहले देखा होगा। सेल ऑफ एन ओनियन, एक जो प्याज की सेल ले लीजिए या फिर प्याज का छिलका या फिर ह्यूमन की चिक की, ह्यूमन की गाल वाली, अंडर द माइक्रोस्कोप, जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे। एंड लेट अस रिकलेक्ट देयर स्ट्रक्चर रिकलेक्ट करेंगे। द ओनियन सेल विच इज द टिपिकल प्लांट सेल, ओनियन की सेल जो कि एक टिपिकल एक सामान्य प्लांट सेल को रिप्रेजेंट करती है। हैड डिस्टिंक्ट सेल वॉल, उसके पास सेल वॉल होगी। इट्स आउटर बाउंड्री, बाहर की तरफ जो है कि सबसे बाहर की तरफ अगर आप सेल है क्या चिक सेल, वो ओनियन सेल देखेंगे, ओनियन की जो सेल है उसके सबसे बाहर की जो बाउंड्री होगी, उसकी जो सबसे बाहर की बाउंड्री होगी उसे कहेंगे सेल वॉल। बाहर की बाउंड्री क्या कहेंगे? सेल वॉल। द सेल वॉल एज ए आउटर बाउंड्री एंड जस्ट विथ इन इट सेल मेम्ब्रेन, और उसी के नीचे सेल वॉल जो होगी, सेल वॉल के नीचे ही पाई जाएगी सेल मेम्ब्रेन। ये हो गई सेल वॉल, सबसे आउटर बाउंड्री प्लांट सेल में, और उसके नीचे होती है जस्ट सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल हो गया और सेल मेम्ब्रेन हो गया। द सेल ऑफ द ह्यूमन चिक, द सेल ऑफ द ह्यूमन चिक हैव एन आउटर मेम्ब्रेन, जो ह्यूमन चिक, ह्यूमन यानी कि एनिमल की बात कर रहा है, उसकी जो चिक यानी कि गाल की जो सेल होगी उसके पास आउटर मेम्ब्रेन होगी। ए डेलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल इनसाइड आउटर मेम्ब्रेन, क्या कह दिया यार, डेंस मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर न्यूक्लियाई। ठीक है, कह रहा है कि अगर हम एनिमल सेल की बात करें, एनिमल सेल की बात करें तो जो सबसे आउटर बाउंड्री होती है उसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, उसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और उसके अंदर उसके अंदर इनसाइड ईच सेल ए डेंस मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर, एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होगा जिसे कहेंगे न्यूक्लियाई। इसी सेल एनिमल सेल के अंदर जो है कि एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है उसे कहते हैं न्यूक्लियाई। दिस न्यूक्लियाई कंटेन क्रोमोसोम, और इस न्यूक्लियाई के पास जो होता है, जो चीज़ होती है उसे कहते हैं क्रोमोसोम, उसे कहते हैं क्रोमोसोम। विच इन टर्न्स इनटू द जेनेटिक मटेरियल, जो आगे जाके यही जेनेटिक मटेरियल कहा जाएगा। जेनेटिक मटेरियल बोले तो डीएनए, जेनेटिक मटेरियल बोले तो डीएनए। सेल दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियाई कॉल्ड यूकैरियोटिक। अब देखिए यहाँ पे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक को अलग कर रहा है, कह रहा है कि जिस सेल के पास मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियाई है इसे कहेंगे न्यूक्लियाई, और प्लांट सेल में भी होगी न्यूक्लियाई, डेंस मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर, ये है हमारे इनमें न्यूक्लियाई, UCLEI न्यूक्लियाई। यहाँ पे भी होगा न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई। ठीक है, कह रहा है कि सेल दैट है मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियाई, वो सेल जिसके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड, ये तो एक मेम्ब्रेन से घिरी रहती हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियाई होगा। सेल दैट है मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियाई, वो सेल जिसके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियाई होंगे उसे कहते हैं यूकैरियोटिक। वेयर सेल दैट ले के मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियाई, जिसके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियाई नहीं होती है, जिसमें लेक कमी होती है मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियाई की, उसे कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल क्या होती है? यूकैरियोटिक सेल एक ऐसी सेल जिसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियाई होती है उसे कहते हैं यूकैरियोटिक सेल, और एक ऐसी सेल जिसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियाई नहीं होती उसे कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। बोथ, आगे क्या है, बोथ, चाहे प्रोकैरियोटिक हो एंड यूकैरियोटिक सेल,
उसमें एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होगा जिसे कहते हैं साइटोप्लाज्म, जिसे कहते हैं इसमें एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, पूरी तरह से तरल नहीं हल्का सॉलिड पार्ट लेते हुए एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जिसे कहते हैं, जिसे कहेंगे हम लोग साइटोप्लाज्म। यहाँ पे भी वही होगा, एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होगा, इसमें सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होगा जिसे कहते हैं सीपी से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ साइटोप्लाज्म। आप लोग कहिएगा साइटोप्लाज्म, सीपी बोले तो साइटोप्लाज्म, उसे कहेंगे साइटोप्लाज्म, जो ऑक्यूपाई करेगा वॉल्यूम ऑफ सेल, यानी कि ये जो सेल है इसका जो है कि ज़्यादातर वॉल्यूम जो है, इसका ज़्यादातर वॉल्यूम भरा होगा इसी साइटोप्लाज्म से वॉल्यूम ऑफ सेल। द साइटोप्लाज्म इज़ द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी, और यही जो साइटोप्लाज्म होता है, यही जो डेंस साइटोप्लाज्म होता है, यही वो स्थान होता है, मेन स्थान होता है फॉर सेलुलर एक्टिविटी का मेन स्थान होता है वही साइटोप्लाज्म। ये रहा, द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना मतलब पर्टिकुलर वो जगह मेन एरिना होती है ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटी होती है उसमें से ज़्यादातर एक्टिविटी इसी साइटोप्लाज्म में होती है। इन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, वेरियस केमिकल्स रिएक्शनें अकर्स, ढेर सारी केमिकल रिएक्शनें चलती हैं। चाहे ये हमने एक एनिमल सेल लिया है, ये लिया है प्लांट सेल में, इसमें हर समय सैकड़ों ऑफ केमिकल रिएक्शनें चलती हैं। केमिकल रिएक्शन चलने का मतलब ए है तो उससे बी बना है, उसमें एक कैटालिस्ट सी लगा है, ये ए से बी बनने, फिर बी से बनेगा सी से बनेगा डी से बन जाएगा ए, हो सकता है डी से एफ बने, फिर एफ से ए बने, हो सकता है सी से ए बने। ऐसे बनने की प्रक्रिया जो है कि डिफरेंट टाइप ऑफ या फिर वेरियस केमिकल रिएक्शन चलती हैं, अकर्स इट टू कीप द सेल इन लिविंग स्टेट, और इन्हीं रिएक्शन के चलने के कारण जो है कि सेल जो है कि लिविंग स्टेट में बनी रहती है, या फिर हम लोग कहते हैं सेल लिविंग है, सेल अभी तो जिंदा है। बिसाइड द न्यूक्लियस, अगर न्यूक्लियस को छोड़ दिया जाए, द यूकैरियोटिक सेल हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंडेड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस को अगर छोड़ दिया जाए, न्यूक्लियस तो है ही, साथ में द यूकैरियोटिक सेल हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंडेड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन बाउंडेड अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं जिसे कहते हैं ऑर्गेनल्स, यूकैरियोटिक सेल के पास अदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स होते हैं। न्यूक्लियस के अलावा भी मेम्ब्रेन से बंधे ऑर्गेनल्स होते हैं जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोट्यूब्यूल एंड वैक्यूल। मैं एक बार स्ट्रक्चर दिखाना प्रेफर करूँगा, कहाँ है सब, आ जाओ जी, इस पे नहीं, हाँ ये देख रहे हैं, ये मतलब कि ये रहा हम लोगों का न्यूक्लियस, जिस न्यूक्लियस पे कहा जा रहा है न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियस कहाँ दिया, हाँ ये देख रहे हैं न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, यानी कि ये न्यूक्लियस होगा, इसके चारों तरफ जो है कि ऐसे मेम्ब्रेन, चारों तरफ ऐसे जो है कि मेम्ब्रेन लगा होगा, चारों तरफ ऐसे मेम्ब्रेन लगा होगा। कह रहा है कि न्यूक्लियस के अलावा बिसाइड द न्यूक्लियस अदर मेम्ब्रेन बाउंडेड, बिसाइड द न्यूक्लियस को छोड़ के अदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स हम लोगों को देखने को मिलेंगे। जैसे क्या, जैसे कह रहा है कि गोल्गी एपर्चर हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, और वैक्यूल कहाँ दिया, वैक्यूल नहीं लिखा है गुरु, वैक्यूल भी है इसमें, यहाँ पे होगा ना, यहाँ पे देख रहे हैं प्लांट सेल में वैक्यूल बहुत बड़ी पाई जाती है, और वहीं एनिमल सेल में हम लोगों को ढूंढना पड़ रहा था वैक्यूल, तब भी नहीं मिली। एक क्वेश्चन तो ये भी हो गया कि वैक्यूल या फिर वैक्यूल प्लांट सेल में बड़ी होती है या फिर एनिमल सेल में, तो जो है कि प्लांट सेल में वैक्यूल पाई जाती है, काफ़ी प्रोमिनेंट होती है, काफ़ी बढ़िया से देखी जा सकती है। आते हैं अपने टॉपिक पे, अपनी लाइन पे, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पे।
इस पे जो है कि क्लास 11th और क्लास 12th की जो NCERT है बायो वो पढ़ाई जाएगी। और कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में जो है कि एक दो जो दूसरा चैनल है जिस पे 9th और 10th का जो बायो है या फिर साइंस वाला पूरा पोर्शन है वो वहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। मैं लिंक डाल दूँगा, उसमें देख लीजिएगा जो भी अभी तक 9th वाला पढ़ रहे थे। ठीक है, हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। कह रहा है कि बिसाइड द न्यूक्लियस को छोड़ के यूकैरियोटिक सेल में अदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन बाउंडेड है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हमने देखा, हमने लाइसोसोम देखा, माइटोकॉन्ड्रिया को, माइक्रोबॉडी और वैक्यूल, ये सब मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स होते हैं। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहा है। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रो माने प्रिमिटिव होता है, कैरियोटिक सेल यानी कि प्रिमिटिव टाइप की, पुरानी टाइप की, या फिर जिसका न्यूक्लियस पुराना हो, प्रिमिटिव टाइप की जो सेल होती है उसमें सच मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स लैक होते हैं या फिर ख़त्म होते हैं या फिर नहीं होते। द प्रोकैरियोटिक सेल लेक करती है, नहीं होती है सच मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स, ऐसे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। ये देखिए एक दूसरी बात हुई जो कि यूकैरियोटिक सेल को प्रोकैरियोटिक सेल से अलग करती है कि प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस भी नहीं पाया जाता है, जो न्यूक्लियस होता है वो भी नहीं पाया जाता है। ठीक है, राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम जो है कि एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स है राइबोसोम। ये देखिए ये भी एक पॉइंट ऑफ क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है। जो राइबोसोम होता है एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स होता है, यानी कि एक ऐसा ऑर्गेनल्स है जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं होती। एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स होता है फाउंड इन ऑल सेल, जो कि सभी सेल्स में पाया जाता है, बोथ यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक। चाहे वो सेल प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, मुझे सेल से कोई मतलब नहीं है। राइबोसोम रहेगा, वो प्लांट में भी रहेगा और एनिमल में भी रहेगा। प्लांट में भी एनिमल में भी, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक हो, सब में पाया जाता है। विथ इन सेल, सेल के अंदर, पहली बात तो सेल के अंदर है। ठीक है, राइबोसोम फाउंड नॉट ओनली द साइटोप्लाज्म, ऐसी बात नहीं कि राइबोसोम केवल साइटोप्लाज्म में ही पाया जाता है, बट आल्सो विथ इन 2 ऑर्गेनल्स, जैसे कि दो ऑर्गेनल्स हैं, एक साइटोप्लाज्म एक माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम पे बात छिड़ी है, राइबोसोम पे बात छिड़ी है। देख रहे हैं, ये रहा न्यूक्लियस, ये भी मेम्ब्रेन बाउंडेड है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ दे रहा है, ये होना चाहिए इधर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ दिया है, ये भी मेम्ब्रेन बाउंडेड एक ऑर्गेनल्स है या फिर मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रहा है कि यहाँ पे ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर देखा जा रहा है, छोटा छोटा ये जो स्ट्रक्चर इसे लगा है, इसे ही कहते हैं राइबोसोम, इसे ही कहते हैं राइबोसोम। कहाँ, इसमें नहीं लिखा है क्या? परऑक्सी माइक्रोट्यूब्यूल गाल्गी अपर्चर। ये देख रहे हैं, ये छोटे छोटे जो दाने की तरह संरचनाएं दिख रही हैं, इसे कहते हैं राइबोसोम। और ये देख रहे हैं, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये जो संरचना है इसे कहते हैं एंडोप्लाज्मिक, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर है छोटे छोटे राइबोसोम। छोटे छोटे राइबोसोम होने के कारण जो है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ दिखने लगती है, जिसलिए कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, कह रहा है कि ये जो राइबोसोम है, यहाँ पे देख लें, राइबोसोम के बारे में कुछ स्पेसिफिक बात लिखा है। ये केवल साइटोप्लाज्म में ही नहीं, ये इसमें एक सेमीफ्लूइड मैट्रिक्स होता है, जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, जिसमें ये सभी लोग तैरते रहते हैं। कह रहा है कि ऐसी बात नहीं कि राइबोसोम केवल साइटोप्लाज्म में ही नहीं, साइटोप्लाज्म के अलावा ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ कर सकते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मोर स्पेसिफिक हो जाएगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। जैसे कि ये न्यूक्लियस हो गया, ये हमारा एनिमल सेल हो गया, तो इसके न्यूक्लियस से जुड़ी हुई एक नेटवर्क जैसी संरचना दिखेगी, नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, उसे कहते हैं
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर इस नेटवर्क पे छोटे छोटे राइबोसोम है तो उसे कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये जो छोटी छोटी संरचना है जिसके कारण इसे हमने रफ कहा, उस छोटी छोटी संरचना को कहते हैं राइबोसोम। राइबोसोम किस खेत की मूली है? राइबोसोम पाई जाती है साइटोप्लाज्म में भी, पहली बार साइटोप्लाज्म में देख लोगे वहाँ मिल जाएगी, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर मिल जाएगी। और देखिए कह रहा है कि दो ऑर्गेनल्स, एक ऑर्गेनल्स और ऑर्गेनल्स नंबर दो ऑर्गेनल्स के अंदर भी पाई जाती है। पहला है माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया, दूसरा है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है कि केवल प्लांट में पाई जाने वाला ऑर्गेनल्स है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट जो है कि प्लांट सेल्स में पाया जाता है, और जो कि माइटोकांड्रिया तो दोनों में पाई जाएगी, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल्स हो। उन दोनों में चाहे एनिमल सेल हो चाहे प्लांट सेल हो, राइबोसोम कहाँ पाया जा रहा है? साइटोप्लाज्म में मिल जाएगा, साइटोप्लाज्म में। और क्लोरोप्लास्ट और माइटोकांड्रिया के तो अंदर, ये देख रहे हैं ये छोटी सी ये जो संरचना दिख रही है, हाँ, इसे कहते हैं माइटोकांड्रिया। ये कह रहा है कि राइबोसोम इस माइटोकांड्रिया के अंदर भी पाई जाती है, इस माइटोकांड्रिया के अंदर भी पाई जाती है। साथ साथ एक और स्ट्रक्चर है जो कि प्लांट में प्रोमिनेंट होता है या फिर प्लांट में अच्छे से दिखता है, उसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी राइबोसोम पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी राइबोसोम पाया जाता है। अब फिर चलते हैं अपने टॉपिक पे। विथ इन द सेल राइबोसोम आर नॉट फाउंड ओनली साइटोप्लाज्म। कह रहा है कि राइबोसोम जो है कि साइटोप्लाज्म में ही नहीं पाए जाते हैं। विथ इन टू ऑर्गेनल्स, दो ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जैसे कि ए से माइटोकांड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, माइटोकांड्रिया और MC कर दो, इसे कहते हैं माइटोकांड्रिया, इसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। माइटोकांड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दो थे हम लोगों को सेल ऑर्गेनल्स मिले हैं। इन सेल ऑर्गेनल्स के अंदर तक भी ये जो है कि सेल ऑर्गेनल्स के अंतर्गत क्लोरोप्लास्ट जो कि प्लांट सेल में पाए जाने वाले संरचना है इसमें, एंड माइटोकांड्रिया दो ऐसी जगह हैं, माइटोकांड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, जिसमें के अंदर इन ऑर्गेनल्स के अंदर भी राइबोसोम पाया जाता है। जैसे कि ये अगर माइटोकांड्रिया है तो इसके अंदर भी राइबोसोम पाया जाएगा, उसी तरह अगर ये क्लोरोप्लास्ट है तो इसके अंदर भी राइबोसोम पाया जाएगा, ठीक है, राइबोसोम पाया जाता है। विथ इन द सेल राइबोसोम, टू ऑर्गेनल्स, माइटोकांड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर राइबोसोम पाया जाएगा। ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तीसरा स्थान है कि वो जो है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, जैसे कि ये हमारा सेल हो गया, सेल है तो सेल के अंदर होगा न्यूक्लियस होगा, ये इसमें होगा साइटोप्लाज्म होगा। अगर प्लांट सेल है तो सबसे बाहर वाली जो कवरिंग होती है उसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन की, सेल मेम्ब्रेन सेल वाल, बाहर वाली जो मेम्ब्रेन होती है उसे कहते हैं सेल वाल कहते हैं, और अंदर वाली जो होती है सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल बाहर वाली जो होती है प्लांट सेल में थिक होती है, इसलिए उसका पैसा कम, सेल वाल है, और उसके अंदर वाली जो है कि सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन होती है। और माइटोकांड्रिया, ठीक है, ये पाया जा रहा है राइबोसोम माइटोकांड्रिया के अंदर, माइटोकांड्रिया क्लोरोप्लास्ट के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के और राइबोसोम के ऊपर तीन जगह पाया जा रहा है। एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स, एनिमल सेल है जो कि कुछ नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स को ली हुई है, कॉल्ड सेंट्रोसोम, जिसे सेंट्रोसोम कहा जाता है, विच हेल्प इन सेल डिवीजन। सेंट्रोसोम